सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सब सभी जानते हैं, कंप्यूटर की हमारी सीरीज चल रही है और इसके अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो डेटा संचार का जो है चैप्टर चल रहा है। इसका जो फर्स्ट पार्ट था, पार्ट नंबर जो फर्स्ट था ना, वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आज हम जो है पार्ट नंबर सेकंड यहां पर करने वाले हैं और इसका जो थर्ड पार्ट होगा वो हम कब करेंगे? इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम संडे वाले दिन करेंगे और उसके अंदर जो है हम डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे एमसीक्यू जो है सोल्व कर लेंगे। एक छोटी सी मेरे से जो है मैं चीज़ जानना चाहता हूँ ये सेशन को शुरू करने से पहले। जो मैं ये यहाँ पर करवा रहा हूँ चीज़ें डिटेल से करवा रहा हूँ, यकीन मानिएगा ये जो चैप्टर मैं आपके सामने लेके आया हूँ ना, ये मैं कहीं अलग से नहीं लिख के आया हूँ। आपको जो ल्यूसेंट बुक आपने भी पढ़ी होगी, एक ल्यूसेंट बुक आती है, सारी चीज़ वहाँ से लेके आया हूँ मैं ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन मैंने इसके अंदर ऐड क्या किया है, सिर्फ इतना ऐड किया है, थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूं जिससे मुझे भी कुछ चीज़ें जानने को मिलेगी। मैं आपका रिव्यू जानना चाहता हूं, सच बताऊं तो, ठीक है। तो मेरा रिव्यू सिर्फ इतना है, जानने का मकसद ये है, जो आपकी ल्यूसेंट की किताब है ना, ये सारी चीज़ें आपको वहां पर मिल जाएगी। लेकिन ल्यूसेंट की किताब में आपको क्या मिलेगा, 2026 से जितनी चीज़ें अपडेट हुई होंगी ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ उस बुक में नहीं मिलेंगी। मैं क्या करता हूँ, जो ये पूरा आपको चैप्टर होता है ना, इसमें अपडेटेड ऐड कर देता हूँ। यकीन मानिएगा ये कितनी पेजेस की पीडीएफ है पता है? 16 पेजेस की ये पीडीएफ है। अगर आप बुक में देखेंगे ना, इसी पीडीएफ को, यहाँ पे देखो 16 पेज लिखा हुआ है ना, तो अगर आप बुक में इस चीज़ को देखेंगे ना, तो ये पीडीएफ आपको मात्र 8 या 9 पेजेस की ही मिलेगी। एक्स्ट्रा मैंने इसके अंदर जो है 4 से 5 पेज को ऐड कर दिया है। अब सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ कि क्या मैं और चैनल्स की तरह ही ऐसा करूँ, मतलब जितना लिखा गया है सिर्फ उतना ही जो है यहाँ पर बोलकर चला जाऊँ, और या फिर जो है मेरा ये तरीका जो मैं डिटेल से आपको करवाना चाहता हूँ, जीरो से करवाना चाहता हूँ, बेसिक से करवाना चाहता हूँ, या फिर मेरा जो मकसद है कि एक भी चीज़ जो है एग्जाम से पहले आपकी जो है नहीं छूटनी चाहिए, जो भी है स्किप नहीं होना चाहिए। तो बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये जो तरीका मेरा है, क्या ये स्टीक है या कारगर है। मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी मैं आपके रिव्यू जानना चाहता हूँ, ताकि अगर आपको लगता है भाई नहीं है तो बिल्कुल डीपली आप जा रहे हो, बिल्कुल जीरो से आप करवा रहे हो, इतनी ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर का बता दो, उतना ही इनफ है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि मेरी तरफ से अब जरूरी नहीं है जो मैं फील कर रहा हूं वैसा ही आप भी फील कर रहे हो। अब मेरी तरफ से जो है ये पर्याप्त नोट्स हैं, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है यार इतनी डीप कौन पड़ेगा यार, इतनी मेहनत थोड़ी कोई करेगा है, तो मैं उस तरीके से आपके हिसाब से चलने के लिए भी तैयार हूं मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए आपका रिव्यू जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एग्जाम आप देने वाले हैं, एग्जाम की तैयारी आप करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है, समझ गए। बस इतना सा रिव्यू मुझे करके जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्या ये जो तरीका है डीपली वाला, ये कारगर है, स्टीक है, बिल्कुल सही है, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। अब चलते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर चुके, जो है कंप्लीट कर चुके थे। अब हम यहाँ से जो है सेकंड पार्ट जो है स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पहले आपको जो है इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे नेटवर्क लिखा गया है, पहले मैं नेटवर्क के बारे में आपको बता देता हूं। सरल भाषा की बात करूं तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जब आपस में जोड़ दिया जाता है ना, ताकि वे एक दूसरे से बात कर सके या फिर फोटो भेज सके, कोई फाइल भेज सके, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है नेटवर्क कहा जाता है। ये डेफिनेशन आपको समझ आई, और जो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना, यकीन मानिएगा वो सारी चीजें जो है यहाँ पर लिखी भी हुई है। बस मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको आसान भाषा में बोलना इसलिए चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मेरी तरह लोकल होते हैं भाई, उनको लोकल भाषा में ही समझ आता है। सही है, आ गया ना समझ में। अब नेटवर्क की डेफिनेशन तो यहाँ पे भी लिखी गई है, ये देखो जो मैंने बोला है वही लिखा है। नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर का समूह है, ग्रुप है, जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं भेजने, संसाधन को साझा करने, इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं, जैसे इंटरनेट इत्यादि। अब यही चीज तो मैंने आपको बताई। मैंने आपको कैसे बताया? सरल भाषा में मैंने इतना बताया भाई, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए जाते हैं। क्यों जोड़ दिए जाते हैं? ताकि वे एक दूसरे से बात कर सके, ताकि एक दूसरे को वो फोटो भेज सके या फिर कोई पीडीएफ फाइल भेज सके, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है नेटवर्क कहा जाता है मेरे भाई। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? नेटवर्क का उदाहरण क्या होगा? उदाहरण भी सुनिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, ये एक उदाहरण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसमें सब लोग जुड़े हैं, ठीक है, इसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग जुड़े हैं ना, तो एक दूसरे को वो क्या करते हैं? मैसेज भेजते हैं या फिर फोटो भेज सकते हैं, ठीक है। इसमें इंटरनेट भी एक बड़ा जो है नेटवर्क हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी गई है। आइए आपको बता देता हूं और डेफिनेशन पे ले चलता हूं। उससे पहले एक और चीज बता देता हूं, ये आपको याद रखना है। सॉरी,
दुनिया का, ये लाइन याद रखना, दुनिया का जो सबसे पहला नेटवर्क था ना उसका नाम क्या था, आरपानेट था, जिसकी अमेरिकी रक्षा विभाग ने बनाया था। ये दो लाइन जरूर याद रखना। क्या याद रखोगे, दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था, आरपानेट था। किसने बनाया था, अमेरिकी रक्षा विभाग ने जो है उसको बनाया था। अब चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर। चलिए आइए दिखा देता हूं एक एक करके सारी चीजें। ठीक है, जो मैंने बोला है ना वही चीज यहां पे लिखी है। ये देखो, नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर का समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने, सूचनाओं संसाधनों को साझा करने यानी शेयर करने, इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं, जैसे इंटरनेट इत्यादि। ठीक है, किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए प्रेषक प्रेषक यानी कि सेंडर, प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, माध्यम यानी कि मीडिएटर, प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। और ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं ना, सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, मीडिएटर हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, अगर आपने नहीं देखा तो पहला पार्ट देख लेना, एवरीथिंग डिटेल से वहां पर बताया गया है मेरे भाई। ठीक है, की आवश्यकता होती है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क आरपानेट है। मैंने अभी बताया ना, ये लाइन जरूर याद रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, आरपानेट था। सबसे पहले जो है इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, बहुत बार पूछी गई है। आरपानेट की फुल फॉर्म क्या होती है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। यह भी पूछा जाता है किसने इसे बनाया था, तो अमेरिकी के रक्षा विभाग ने जो है इसको बनाया था मेरे भाई। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, नेटवर्क का सारा समझ आया। अब चलते हैं आगे प्रोटोकॉल के ऊपर। चलिए, प्रोटोकॉल के बारे में भी मैं ऐसे ही बताऊंगा, एक एक करके सारी चीजें मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा मेरे भाई। ठीक है, अब सरल भाषा में प्रोटोकॉल की बात करूं तो यह नेटवर्क पर डेटा भेजने के नियमों का एक समूह है। नेटवर्क के ऊपर मैंने बात की ना, नेटवर्क क्या होता है, दो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, वो नेटवर्क होता है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, नियम रेगुलेशन का एक ग्रुप होता है, उसको प्रोटोकॉल कहता है। यानी कि वो जो इंफॉर्मेशन चलेगी वो रूल रेगुलेशन के माध्यम से चलेगी, समझ गए। नेटवर्क पर डेटा भेजने के नियमों का एक समूह होता है, बिना नियमों के कंप्यूटर एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे। आई बात समझ में। अब इसका उदाहरण बताता हूं, जैसे ट्रैफिक के नियम होते हैं, यहाँ पे सड़क पर चलने के लिए जो नियम होते हैं ना, बाएं चलो या लाल बत्ती पर रुको, अगर ये नियम न हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। वैसे ही इंटरनेट पर डेटा सही सलामत पहुंचने के लिए प्रोटोकॉल इज मस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ गए यहां तक सारी चीजें, यही चीज यहां पे लिखी गई है, देख लो। प्रोटोकॉल किसी भी नेटवर्क में विशेष नियमों तथा मानकों का समूह है, जिसके नियमानुसार डेटा स्थानांतरण तथा आपस में एक दूसरे से कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं, नोड के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे दिया गया है ना नोड, चलिए नोड के बारे में भी बात कर लेते हैं। नोड को सरल भाषा में समझो, नेटवर्क से जुड़ी हुई हर डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो या फिर मोबाइल हो। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं ना, इसको ध्यान से सुनो एक बार आप। नोड का आसान भाषा में समझो, नेटवर्क से जुड़ी, मतलब जो भी चीज नेटवर्क से जुड़ी हुई है, नेटवर्क से तो कुछ भी जुड़ सकता है, चाहे आपका कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ सकता है, आपका प्रिंटर नेटवर्क से जुड़ सकता है, आपका मोबाइल नेटवर्क से जुड़ सकता है, उसको क्या कहते हैं, उसको नोड कहते हैं। सिंपल सी बात है, समझ आई बात यहां तक। यह पॉइंट है, क्या पॉइंट है, जहां डेटा या तो खत्म होता है या जहां से आगे बढ़ता है मेरे भाई। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है नोड के बारे में, यही चीज यहां पे लिखी गई है। किसी नेटवर्क में नोड एक कनेक्शन पॉइंट है जहां डेटा ट्रांसमिशन का अंत होता है या वहीं से पुनः डेटा का वितरण होता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको जो है नोड बोला जाता है। यहां पे एग्जांपल नहीं लिखा गया, एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल इसका याद रखना, जैसे कि मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन क्या होता है, पूरी मेट्रो लाइन एक नेटवर्क है। ठीक है, पूरी मेट्रो लाइन क्या है, आप दिल्ली कभी गए हो, अपने हरियाणा में तो मेट्रो लाइन है नहीं, उस साइड है, बहादुरगढ़ की साइड है। ठीक है ना, आप दिल्ली में गए होंगे, ऑब्वियसली आप गए होंगे, वहां पर पूरी मेट्रो लाइन, जो पूरी मेट्रो लाइन होती है ना, कई बार होती है रेड मेट्रो लाइन होती है, और डिफरेंट प्रकार की जो है मेट्रो लाइन होती है। उसमें क्या होता है, और हर एक स्टेशन एक नोड है। ठीक है, मतलब कि ये एक मेट्रो लाइन है, यहाँ पे स्टेशन आ गया, यहाँ पे जानकीपुरी स्टेशन आ गया, यहाँ पे जो है कौन सा स्टेशन आ गया, मतलब डिफरेंट जो स्टेशन आते हैं वो क्या होता है, जो डिफरेंट स्टेशन आते हैं ना, वो नोड होता है। ये क्या होते हैं, ये नोड होते हैं मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये जो स्टेशन होते हैं ना, ये नोड होते हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे, अब देख लेते हैं सर्वर को। सर्वर के बारे में भी देख लेते हैं। सर्वर मुख्य कंप्यूटर है। ठीक है, ये तो बात आपको पता है, सर्वर क्या होता है, मुख्य कंप्यूटर होता है, यानी कि मेन कंप्यूटर होता है, जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करता है। यानी कि ये बीच में जो है, बीच में क्या होता है, बीच में मेन कंप्यूटर होता है, यानी कि मुख्य सर्वर होता है, और इससे जो है डिफरेंट कंप्यूटर जो है कनेक्टेड होते हैं। यह नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। ये जो मेन कंप्यूटर होता है ना, ये यहाँ पे जो बीच में रखा गया है, जिससे और कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये सबसे ज्यादा जो है
इंपॉर्टेंट कंप्यूटर होता है और सबसे ज्यादा जो है मेन कंप्यूटर होता है। अब सरल भाषा में समझाता हूं इसको। यह नेटवर्क का सबसे शक्तिशाली और मुख्य कंप्यूटर होता है। यह बाकी कंप्यूटरों को सर्विस, डेटा और प्रोग्राम देता है। जो इससे कनेक्टेड होते हैं ना कंप्यूटर, ये उन सभी को क्या देता है? सर्विस देता है। और क्या क्या देता है भाई? डेटा प्रदान करता है और प्रोग्राम देता है। अब उदाहरण समझो इसका। जैसे आप आपके गांव या फिर मोहल्ले की बड़ी दुकान, होलसेल की दुकान, ठीक है, आपके गांव या मोहल्ले या फिर कोई भी बड़ी दुकान ले लो, होलसेल की दुकान ले लो, सब लोग सामान लेने उसी के पास जाते हैं और वही सबको सामान सप्लाई करता है। बस यही चीज यहाँ पर कंप्यूटर में, ये मेन होलसेलर है, याद रखना, ये मेन होलसेलर है। और ये छोटे छोटे दुकानदार या फिर सभी जो लोग कस्टमर है, ये जो है इसके पास सामान लेने जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? 1 सेकेंड भाई, खा लिया इस खांसी ने तो, तेरी कसम हफ्ता हो गया अभी तक ठीक नहीं हुई है। कोई बात नहीं, हम भी कहाँ रुकेंगे भाई, या तो खांसी जाएगी, हम नहीं कहीं जाएंगे, खांसी जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत सारे पीसीस, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्राम के संग्रह को होल्ड करता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है सर्वर के बारे में। अब चलते हैं क्लाइंट के बारे में। तो चलिए क्लाइंट के बारे में जान लेते हैं। क्लाइंट के बारे में क्या लिखा गया है? वह कंप्यूटर जो अपनी आवश्यकताओं के लिए सर्वर पर निर्भर रहता है या फिर सर्वर से सेवाएं मांगता है। अभी हमने देखा था ना सर्वर के बारे में। सर्वर क्या होता है? मेन कंप्यूटर होता है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। और क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट यानी कि जो उससे जुड़ा होता है, जो उससे मदद मांगता है, जो उससे डेटा मांगता है। वही चीज अब सरल भाषा में समझाता हूं। वह कंप्यूटर जो अपनी जरूरतों के लिए सर्वर पर निर्भर रहता है, यानी कि डिपेंड रहता है। यानी कि अभी आप जो है, मान लीजिए कि अभी आप बच्चे हैं, ठीक है, 13-14 साल वाला बच्चा क्या होता है? अपने माँ बाप पर ही डिपेंड रहता है ना। बस यही चीज क्लाइंट और जो है सर्वर के बीच में होती है मेरे भाई। समझ गए? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? वह कंप्यूटर जो अपनी जरूरत के लिए सर्वर पर निर्भर रहता है। आप जो मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो क्या है? वो क्लाइंट है मेरे भाई। ठीक है, लोकल उदाहरण की तरह, चलिए छोड़िए इसका उदाहरण, छोड़िए, आगे चलते हैं एनआईसी के ऊपर। ठीक है, एनआईसी की फुल फॉर्म आप जरूर याद रखना क्या होता है, बहुत बार पूछी गई है। एनआईसी स्टैंड फॉर, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है इसकी फुल फॉर्म होती है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक हार्डवेयर है जो किसी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, एनआईसी क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? ये एक हार्डवेयर होता है। ये क्या इंपॉर्टेंट, क्यों हार्डवेयर इंपॉर्टेंट होता है? तो ये कंप्यूटर को जो है नेटवर्क से जोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एनआईसी क्या काम आता है भाई? आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, एनआईसी किस लिए यूज होता है? तो एनआईसी इसलिए यूज होता है, ये एक हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है। प्रत्येक एनआईसी का एक अद्वितीय मैक एड्रेस होता है। अद्वितीय का मतलब यहां पे क्या होता है? यूनिक, माने UNI, क्या यूनिक होता है। यूनिक मतलब कि मैक एड्रेस होता है। इसका हर एक जो है एक अलग जो है मैक एड्रेस होता है मेरे भाई। ठीक है, यूनिक एड्रेस होता है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो क्या होता है? यह एक हार्डवेयर कार्ड है। ठीक है, एनआईसी क्या है? एक हार्डवेयर कार्ड है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। और इसको क्या कहा जाता है? इसके दूसरी एक नाम होता है, क्या होता है? इसको लैन कार्ड भी कहते हैं। यहां पे लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं? इसको लैन कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको लैन कार्ड भी कहते हैं। अब देखो, मैं इतनी डिटेल से बता रहा हूँ, डिटेल से इतनी चीज़ें लिख रहा हूँ ना, शायद यही कारण है बच्चे हमारी वीडियोस नहीं देखते हैं भाई। इसीलिए आपसे फीडबैक मांग रहा था। आप बता दो, मैं सिंपल ऊपर से करके चल पड़ूंगा मेरे भाई। ठीक है, लेकिन ऐसे एक और चीज़ सही बताऊँ तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला मेरे भाई। ठीक है, अब जितना मेरे को पता है यार, अब मैं सही बताऊँ तो यार, अब मुझे औरों की तरह यार देखो, एक तो एंटरटेनमेंट नहीं करना आता, ठीक है, शायरी वगैरह नहीं सुनानी आती, जोक सुनानी नहीं आते। अभी इसमें मेरी गलती थोड़ी है यार, मेरे को सिर्फ पढ़ाना आता है जितना मुझे आता है। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं कंप्लीट हूँ, मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, थोड़ी बहुत जानकारी है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मेरे भाई। ठीक है, बाकी आप अपना रिव्यू जरूर बताना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। समझ गए यहां तक सारी चीजें? अब चलते हैं मैक एड्रेस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एनआईसी के बारे में हमने जान लिया, ये एक हार्डवेयर है जो काम आता है कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए। अब मैक एड्रेस के बारे में जान लेते हैं। वैसे पूरी डिटेल मैक की मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब यकीन मानो, ये जो पूरी डिटेल यहाँ पे मैक के बारे में लिखी गई है ना, आपको जो है बुक के अंदर ये पूरी डिटेल नहीं मिलेगी। सिर्फ 1 या 1.5 लाइन में पूरी डेफिनेशन खत्म कर देगा वो। लेकिन मैंने आपको इसलिए यहाँ पे लिखी है कि आपका 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए अगर आपका मैक से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो मेरे भाई। समझ रहे हो बात को? सिर्फ ये है, बाकी और कोई मकसद नहीं है मेरे भाई कि आपको यहाँ पे मैं बोर करूँ या फिर आपको मैं जो है टाइम वेस्ट करूँ। यकीन मानिएगा, जितना मैं आधे घंटे में यहाँ पे करवाता हूँ ना, लोग 1-1, 2-2 घंटे में इतना नहीं करवा पाते। ना तो मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, ना अपनी अच्छाई कर रहा हूँ। बस आपको एक फैक्ट और सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आज के वर्तमान समय में आपको कोई नहीं बताएगा मेरे भाई। समझ रहे हो? चलिए आगे चलते हैं। चलिए मैक एड्रेस के बारे में यहीं से देख लेते हैं। मैक एड्रेस का सबसे पहले आप पूरा नाम याद रखेंगे। क्या नाम है? मैक की फुल फॉर्म क्या है? MAC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, लंबाई की बात करूं तो वैसे 2 लंबाई में आते हैं। एक तो
एक तो 48 बिट में आता है, कभी कभी जो है ये 64 बिट में भी आता है मेरे भाई, ठीक है, दोनों बार दोनों चीज़ें याद रखना। इसके बाद प्रकार की बात करूँ तो इसे फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस भी जो है कहा जाता है। कार्य इसका काम क्या है भाई, मैक का क्या काम है, यह सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क पर डेटा सही डिवाइस जैसे आपका वाईफाई या ईथरनेट कार्ड तक पहुंच रहा है, ये इसका जो है मेन काम होता है। खास बात की बात करूं तो यह निर्माता द्वारा यानी कि जो डेवलप करता है एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर स्थायी रूप से दर्ज किया जाता है और इसे बदला नहीं जा सकता मेरे भाई, ठीक है। आईपी एड्रेस की बात करूं तो यह एक तार्किक यानी कि लॉजिकल पता है जो नेटवर्क पर कंप्यूटर की पहचान प्रदान करता है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है जो है मैक के बारे में और एनआईसी के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, नोट भी लिखा है यहाँ पे, नोट में क्या लिखा गया है, मैक एड्रेस स्थायी होता है, ठीक है। मैक एड्रेस क्या होता है, ये एक स्थायी होता है यानी कि स्टैटिक होता है, जबकि एड्रेस आईपी एड्रेस क्या होता है, इसको बदला जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। याद रखना दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस स्टैटिक होता है यानी कि स्थायी होता है मेरे भाई, ठीक है। और जो आईपी एड्रेस होता है ये क्या होता है, ये बदलता रहता है मेरे भाई, ठीक है। अब चलते हैं आगे टर्मिनल के बारे में। टर्मिनल क्या होता है, यह मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के संसाधनों का साझा इस्तेमाल करने के लिए उपयोग होता है। टर्मिनल का क्या मतलब होता है, यह मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के जो संसाधन होते हैं ना, उनको साझा इस्तेमाल यानी कि जो है दोनों को मिक्स करके जो है यूज करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है टर्मिनल का। अब डम टर्मिनल क्या होता है, डम टर्मिनल यह नगण्य इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर होता है यानी कि इंटेलिजेंस जैसी इसके अंदर कोई चीज नहीं होती है मेरे भाई, ठीक है। टर्मिनल और डम टर्मिनल पता चला। अब देखते हैं नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण यानी कि नेटवर्किंग डिवाइसेस को एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइस लिखे गए हैं, एक एक करके सारों के बारे में बताऊंगा, सभी की डेफिनेशन हम देखने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेटवर्क स्थापित करने के लिए मुख्य उपकरण निम्नलिखित है, ठीक है। नेटवर्क स्थापित करने के लिए आपको किन किन की जरूरत पड़ती है, रिपीटर्स की जरूरत पड़ती है नेटवर्क बनाने के लिए, हब की जरूरत पड़ती है, स्विच की जरूरत पड़ती है, राउटर्स की जरूरत पड़ती है और गेटवे की जरूरत पड़ती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रिपीटर के बारे में जान लेते हैं। रिपीटर के बारे में आसान भाषा में समझाऊं तो आसान भाषा में समझो, सरल भाषा में। रिपीटर क्या है, रिपीटर एक एनर्जी ड्रिंक मान के चलो। रिपीटर क्या है, रिपीटर एक एनर्जी ड्रिंक है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं रिपीटर, ठीक है। रिपीटर क्या है, एक एनर्जी ड्रिंक की तरह है। जब डेटा के सिग्नल लंबी दूरी तय करते हैं तो थक जाते हैं, मतलब कि ये डेटा है, ठीक है, ये डेटा है, ये लंबी दूरी तय कर रहा है, ठीक है, ये लंबी दूरी तय कर रहा है। तो अब क्या होगा भाई, आप जो है लंबी दूरी चल रहे हो यानी कि आप 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हो, मान के चलो एक आप 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हो, आप क्या करोगे, थकोगे ना, थको तो सीधी सी बात है, थकान तो होगी भाई। अब थकान करने के लिए, थकान लेने के लिए आप क्या लोगे, एक एनर्जी ड्रिंक लोगे मेरे भाई, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक लोगे। एनर्जी ड्रिंक का मतलब है भाई, आप बीच रास्ते में चाय पानी करोगे, नाश्ता करोगे, कुछ खाओगे पियोगे, तो आपका शरीर क्या होगा, एकदम से दोबारा जो है एनर्जी आ जाएगी आपके शरीर के अंदर, दोबारा से जो है आप बिल्कुल फिट हो जाओगे मेरे भाई, ठीक है। यही चीज रिपीटर के बारे में बता रहा है। यह एक एनर्जी ड्रिंक की तरह होता है। जब डेटा के सिग्नल लंबी दूरी तय करते हैं तो थक जाते हैं, ठीक है, कमजोर पड़ जाते हैं, तो रिपीटर उन्हें फिर से शक्तिशाली बनाकर आगे भेज देता है। बस यही काम है रिपीटर्स का। रिपीटर क्या करता है, जब डेटा लंबी दूरी का जाना होता है ना, लंबी दूरी तक डेटा जाना होता है, तो डाटा क्या होता है, थक जाता है, और उसको शक्ति कौन प्रदान करता है, उसको शक्ति रिपीटर प्रदान करते हैं। यही चीज यहाँ पे नीचे लिखी गई है। आइए मैं आपको बता देता हूं, उदाहरण भी दे देता हूं। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे याद करो, जैसे पहाड़ पर चढ़ते समय हम बीच बीच में आराम करके कुछ खा पीकर फिर से जोश आ जाता है ना, जैसे मैंने अभी बताया आप 500 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, बस वही चीज है। यही चीज रिपीटर्स में लिखी है, आइए दिखा देता हूं। यह एक ऐसा उपकरण है जो कमजोर पड़ रहे सिग्नल को प्राप्त करता है, उन्हें एम्पलीफाई शक्तिशाली करके दोबारा संचारित करता है। यह लंबी दूरी के नेटवर्क में सिग्नल की ताकत बनाए रखने के लिए उपयोग होता है। यही चीज तो मैंने दूसरी भाषा में बताई। अब जो मैंने दूसरी भाषा में बताई है ना, ये आपको एग्जैक्ट याद रहेगी, ऐसा मुझे लगता है मेरे भाई, ठीक है। अब इतनी डिटेल से बताऊंगा तो यार जाहिर सी बात है वीडियो तो लंबा होगा, आप बोर भी होगे मेरे भाई, ठीक है। लेकिन यह तरीका कारगर है, इतना भी यकीन से कह सकता हूं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब भाई रिपीटर के बाद हम देख लेते हैं हब। हब क्या काम करता है, तो हब को भी समझो भाई। हब क्या है, नॉन इंटेलिजेंट होता है। ये क्या होता है, यहां पे लिखा है ना नॉन इंटेलिजेंट। हब क्या है, एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं, यानी कि ये एक बेवकूफ है भाई, ठीक है। सरल भाषा में समझाता हूं, पहले डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे। चलो हब के बारे में समझते हैं, सरल भाषा में समझो, इसे बेवकूफ डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। हब को क्या कहा जाता है, यहां पे लिख देता हूं, हब को बेवकूफ डिवाइस कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं अभी बताता हूं।
ठीक है, इसको बेवकूफ डिवाइस कहा जाता है। इसके पास कोई डेटा आता है, इसके पास कोई डेटा आता है तो इसे पता ही नहीं होता कि किसे भेजना है। अब जाहिर सी बात है यार, आप घर के आगे खड़े हो, ये आपका घर है, ठीक है, आप अपने घर के आगे खड़े हो, ठीक है, आप अपने घर के आगे खड़े हो। अब आपसे कोई एड्रेस पूछ ले, भैया आपका घर का नंबर क्या है, 336 है, ठीक है, मेरे घर का नंबर 336 ही है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले, भाई बताओ 436 नंबर कहाँ पड़ेगा, अब आपको पता ही नहीं 436 नंबर कहाँ पड़ेगा, तो आप क्या हुए, एक प्रकार के बेवकूफ़ी हुए, आपको गली का ही नंबर नहीं पता है। तो इसीलिए हब को क्या कहा जाता है, हब को जो है एक बेवकूफ डिवाइस कहा जाता है। इसके पास कोई डेटा आता है तो इसे पता ही नहीं होता कि किसके पास उसको भेजना होता है, इसीलिए उस नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटर को ये भेज देता है मेरे भाई, समझ आए। इसीलिए यह उसे नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर को भेज देता है। हब क्या करता है, हब क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं ना, उनके पास, सभी के पास जो है ये डेटा भेज देता है मेरे भाई, ठीक है। ऐसा ही यहां पर लिखा गया है, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल से अब अगर मैं आपको समझाऊं, सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। जैसे कोई डाकिया आपके मोहल्ले में आता है, आपकी गली में आता है, ठीक है, आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रखा है, आपके पास भाई पहली पेमेंट का जो है पिन आ गया, ठीक है, सिंपल सी बात बताता हूं, ठीक है। कोई डाकिया आया आपके पिन को लेकर, ठीक है, मोहल्ले में आया और उसे पता ही नहीं है चिट्ठी किसको देनी है। अब उसे पता ही नहीं कि चिट्ठी आपको देनी है, तो वो क्या होगा भाई, कहाँ जाएगा, तो वह मोहल्ले के हर घर में चिट्ठी को फोटोकॉपी डाल देगा। तो ऐसी ही तरह जो है हब डिवाइस होता है, उसको पता नहीं है डेटा किसको पास भेजना होता है, जितने भी हब से कनेक्टेड डेटा कंप्यूटर होते हैं वो सभी को भेज देता है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में, यहां तक आई होप आ गई होगी समझ में, ठीक है। मेरे को तो बिल्कुल ईजी लगता है, मेरे को बिल्कुल आसान, मजा आता है ऐसे पढ़ने मेरे भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्विच की मेरे भाई, ठीक है। चलिए स्विच की बात करिए। एक बार आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, हर बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार जब ये एग्जांपल जैसे मेरे दिमाग में सेट है ना, मुझे मजा आता है। हब जैसे मेरे आगे आता है, मेरे अंदर क्या आ जाता है, एक बेवकूफ डिवाइस आगे आ जाता है, एक डाकिया का कहानी मेरे अंदर याद आती है। बस मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, और एक बार आप ये कर लेंगे ना, यकीन मानो आपका कंप्यूटर से कहीं क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इतना ही है यार, डाटा इतना है, इससे बाहर कहाँ जाएगा एग्जामिनर। हब, स्विच, ठीक है, राउटर, गेटवे, बस यही है, इनके बाहर थोड़ी जाएगा। अगर आप इनको अच्छे तरीके से समझ लोगे, दिमाग में सेट कर लोगे मेरे भाई, समझिए बात आई समझ में। वरना आप कितने भी एमसीक्यू लगा लो, कितने ही जो है शॉर्टकट वीडियो देख लो, यूट्यूब पे नहीं आएंगे, आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे मेरे भाई। इसलिए बोलता हूं एक बार टाइम लगाना पड़ेगा मेरे भाई, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है, सिलेक्शन सच में चाहते हैं तो, ठीक है। अब स्विच की बात कर लेते हैं, चलो स्विच को देख लेते हैं भाई। स्विच में क्या लिखा गया है, यह हब की तरह होता है लेकिन इसे इंटेलिजेंट हब कहा जाता है, ठीक है। अब दो प्रकार के हब होते हैं, एक बेवकूफ हब होता है और एक इंटेलिजेंट हब होता है। इंटेलिजेंट हब किसको कहा जाता है, स्विचेस को जो है इंटेलिजेंट हब कहा जाता है। यह डेटा को केवल उसी विशिष्ट नोड या कंप्यूटर को भेजता है जिसके लिए वह भेजा गया है। यह नेटवर्क की ट्रैफिक को कम करता है और सुरक्षा बढ़ाता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो जो है स्विच क्या होता है, एक समझदार हब होता है। यह डेटा को केवल उसी कंप्यूटर या नोड को भेजता है जिसके लिए वह भेजा गया है। इसे नेटवर्क या भीड़ कम होती है मेरे भाई, ठीक है, नेटवर्क भीड़ कम होती है। लोकल उदाहरण वही बात है, उस डाकिये को पता नहीं था कि भाई किसको जो है चिट्ठी देनी है, इसीलिए वो कॉलोनी के सभी घर को जो है फोटोकॉपी एक एक करके एक घर में भेज रहा था। लेकिन ये जो स्विचेज वाला डाकिया है ना, ये एक समझदार डाकिया है, इसके पास पता है, इसको पता है चिट्ठी किस मकान नंबर यानी कि 336 हाउस नंबर में डालनी है। वह सीधे 336 हाउस नंबर घर के आगे जाएगा, बेल दबाएगा या फिर चिट्ठी उस घर के अंदर डाल देगा। यही काम होता है स्विचेज का मेरे भाई, समझ आई यहां तक बात। आगे चलते हैं राउटर्स के बारे में। चलिए राउटर्स को जान लेते हैं। राउटर्स यह दो अलग अलग नेटवर्क को, जैसे आपके घर का नेटवर्क हो गया और इंटरनेट, ठीक है, को आपस में जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य डेटा को भेजने के लिए सबसे छोटा और सबसे अच्छा रास्ता चुनना है, ठीक है। राउटर्स का काम का क्या है, राउटर्स का काम ये है, इसका मुख्य कार्य ये होता है राउटर्स का, कि डेटा को भेजने के लिए सबसे छोटा और सबसे अच्छा रास्ता होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलो, आप कहीं जाते हैं, आप मैप का यूज करते हैं ना, गूगल मैप का यूज करते हैं ना। गूगल मैप क्या करता है, कोई रास्ता पर आपको जो है इस जगह जाना है, तो गूगल मैप क्या करेगा, वो जो है लोकेशन देख लेगा कि इस रास्ते पर पहुंचने के लिए कौन सा सबसे छोटा रास्ता लिया जा सकता है और कहां से जो है पहले पहुंचा जा सकता है। यही काम जो है राउटर्स का होता है मेरे भाई, समझ गए। इसका काम दो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ना है, ठीक है। इसका सबसे मुख्य काम यही होता है, डेटा को भेजने के लिए सबसे छोटा और सही रास्ता होना चाहिए। गूगल मैप जो है मैंने बिल्कुल सही एग्जाम्पल यहां पर बताया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं गेटवे को। चलिए गेटवे को भी देख लेते हैं। गेटवे में क्या लिखा गया है, सरल भाषा में समझो पहले गेटवे क्या होता है। यह दो अलग अलग भाषा यानी कि प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच अनुवादक क्या होता है, ट्रांसलेटर या एंट्री गेट का काम करता है। समझ आई बात समझ में। गेटवे क्या काम करता है, गेटवे नाम से ही पता चल रहा है, गेटवे यानी कि गेट क्या होता है, रास्ता होता है।
रास्ता क्या होता है? आपके घर का गेट है ना, एंट्री गेट है ना, आपका घर का एंट्री गेट है, वो क्या है? उसको मान के चलो वो गेटवे है। अब वो क्या काम करता है? ये दो अलग अलग भाषा यानी कि प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों के बीच अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर या फिर एंट्री गेट का काम करता है। उदाहरण के तौर पर आप समझो, किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर वह अलग अलग देशों के नेटवर्कों के बीच एक गेट की तरह खड़ा होता है, सबको नियमों के अनुसार एंट्री देता है। मेरे भाई आई बात यहां तक समझ में? यही चीज लिखी गई है। यह दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए एक प्रवेश द्वार का कार्य करता है। यह अलग अलग टेक्निक वाले नेटवर्कों के बीच अनुवादक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है ताकि वे आपस में संचार कर सके। मेरे भाई ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एक मैंने टेबल भी बना दिया। ऊपर मैंने आपको डिटेल से सरल भाषा में भी समझा दिया और डेफिनेशन के माध्यम से भी समझा दिया। अब वही चीज़ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने टेबल पे लिख दिया। अब भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो यहाँ से समझ लेना भाई। यहाँ पे डिवाइस लिखा है, यहाँ पे इनके कार्य लिखे गए हैं और यहाँ पे इनकी विशेषता लिखी गई है। रिपीटर का मुख्य कार्य क्या है? सिग्नल को एम्पलीफाई करना यानी कि सिग्नल को शक्तिशाली बनाना। वही लंबी दूरी का अगर कोई जो है मतलब डेटा लंबी दूरी चल रहा है, यहाँ पे डेटा थक गया तो वो क्या करेगा? इसको दोबारा शक्तिशाली बनाएगा और फिर जो है सिग्नल और जाएगा। मेरे भाई ठीक है, इसका मेन काम ये होता है। विशेषता क्या होती है? कमजोर सिग्नल को फिर से शक्तिशाली बनाना। मेरे भाई ठीक है। हब क्या काम करता है? हब क्या होता है भाई? ब्रॉडकास्ट करना होता है। ठीक है, यह बेवकूफ नॉन इंटेलिजेंट है, सबको डेटा भेज देता है। स्विचेस क्या काम करता है? सही एड्रेस पर डेटा भेजता है। यह स्मार्ट है, सिर्फ सही कंप्यूटर को जो है डेटा भेजता है। मेरे भाई ठीक है, आगे चलते हैं। राउटर, ये डिटेल से मैंने ऊपर एक एक करके बताया है। ठीक है, राउटर क्या काम करता है? बेस्ट रास्ता चुनना है यानी कि जो गूगल मैप है वो आपका राउटर है। वो जिस लोकेशन पर आपको जाना है बस वो यही फाइंड आउट करेगा कि सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है और सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है। दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है जैसे घर और इंटरनेट। ठीक है, गेटवे प्रोटोकॉल बदलना, दो अलग अलग भाषा वाले नेटवर्क को जोड़ने वाला प्रवेश द्वार होता है। यहां तक आई होप सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, देखो 5वें पेज पे आ गए हैं हम, 6ठे पेज पे आ गए हैं। ठीक है, एक एक करके सारे पेज कर लेंगे, डोंट वरी। थोड़ा टाइम तो लग रहा है लेकिन भाई मेरे हिसाब से ये चीजें आपकी लॉन्ग टाइम तक आपकी जो है क्लियर हो रही हैं। अब हम चलते हैं नेटवर्क के प्रकार, एक एक करके देख लेते हैं। तो नेटवर्क के प्रकार भाई निम्नलिखित होते हैं। बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, आप सभी जानते हैं। पैन नेटवर्क होता है, लैन नेटवर्क होता है, मैन नेटवर्क होता है और क्या होता है भाई? और वैन नेटवर्क होता है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन भी बताऊंगा, इनकी रेंज भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन HSSC पूछता ही पूछता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क की। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपसे ये पूछा जाएगा, बताइए पैन स्टैंड फॉर। तो पैन स्टैंड फॉर आप फुल फॉर्म बताएंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, सरल भाषा में समझो, यह सबसे छोटा नेटवर्क होता है जो सिर्फ आपके कमरे या आपके शरीर के आसपास होता है। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, पर्सनल नेटवर्क क्या होता है? बस ये आपके शरीर तक ही होता है या फिर आपके कमरे तक होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है भाई हेडफोन है। ठीक है, आपके पास क्या है? आपके पास हेडफोन है। अब आपको क्या करना है? इसको जो है अपने फोन से कनेक्ट करना है। हेडफोन को आपके फोन से कनेक्ट करना है। तो ये किसके थ्रू कनेक्ट करेगा? ब्लूटूथ के थ्रू जो है ये आपको कनेक्ट करेगा। और इसकी रेंज कितनी होती है? 10 मीटर जो है इसकी रेंज होती है। ये होता है आपका पर्सनल नेटवर्क। मेरे भाई समझ गए? यही जो है यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, यह सबसे छोटा नेटवर्क है जो किसी व्यक्ति के निजी डिजिटल उपकरणों के बीच जो है संचार करने के लिए बनाया जाता है। दूरी जरूर याद रखना, रेंज इसकी रेंज बहुत कम होती है, 10 मीटर तक, लगभग 30 फीट तक के भीतर इसकी रेंज होती है। तकनीक की बात करूँ, यह मुख्य रूप से वायरलेस तकनीक पर आधारित होता है, जैसे डब्लू पेन, वायरलेस पेन। मेरे भाई ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। उदाहरण ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल और हेडफोन को जोड़ना, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। वायरलेस माउस हो जाएगा। वायरलेस माउस क्या होता है? ठीक है, वायरलेस माउस जिसमें तार नहीं होती। कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ना। मोबाइल हॉटस्पॉट, जो हॉटस्पॉट ऑन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल भाई मेरे फोन में इंटरनेट नहीं है, आपके फोन में इंटरनेट है, तो मैं आपको कहूंगा भाई 2 मिनट के लिए अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दे, तो आप अपना जो है हॉटस्पॉट ऑन कर दोगे। उसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती, 10 मीटर तक की रेंज होती है। अगर 10 मिनट से दूर आप चले जाओगे ना तो आपका रेंज जो है वो खत्म हो जाएगी और आपका इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई ठीक है, एक डिवाइस को जोड़ना दूसरे डिवाइस से। मेरे भाई यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये हुआ। अब हम चलते हैं लैन के ऊपर। लैन की फुल फॉर्म जरूर याद रखना। लैन की फुल फॉर्म क्या होता है? सरल भाषा में जो है भाई लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। सरल भाषा में समझो, यह एक छोटी इमारत
ऑफिस या स्कूल के अंदर होता है। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ना वो कहाँ कहाँ होता है, एक छोटी सी इमारत के अंदर हो सकता है, ऑफिस के अंदर हो सकता है, स्कूल के अंदर हो सकता है, और इसकी जो स्पीड होती है ना वो बहुत तेज होती है मेरे भाई, ठीक है। अभी इस लोकल एरिया नेटवर्क के उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, स्कूल की कंप्यूटर लैब या फिर ऑफिस का वाईफाई, ये लोकल एरिया नेटवर्क के जो है एग्जाम्पल हो गए। यही चीज नीचे लिखी गई है, बस देख लो, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ठीक है। स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क यानी कि एक लोकल इमारत, ठीक है। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर हो गया, ऑफिस हो गया, भवनों का एक छोटा समूह हो गया, हवाई अड्डा आदि में कंप्यूटर नेटवर्क है। वर्तमान लैन इथरनेट तकनीक पर आधारित है। इस नेटवर्क का आकार छोटा लेकिन डेटा संचारण की गति तीव्र यानी कि तेज होती है। इसकी रेंज सामान्य से 1 से 10 किलोमीटर के बीच होती है, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा था ना पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसकी रेंज कितनी थी, मात्र 10 मीटर थी, 10 मीटर ही थी ना, हाँ 10 मीटर ही तो थी, ये रही कहाँ गया, ये रहा 10 मीटर थी ना। लेकिन जो लैन है लोकल एरिया नेटवर्क है, इसकी रेंज कितनी है, 1 से 10 किलोमीटर है मेरे भाई, ठीक है। 1 से 10 किलोमीटर हो जाएगी। आया लैन समझ में, लोकल एरिया नेटवर्क। अब हमने दो चीज कर ली है, पैन कर लिया है, लैन कर लिया है। अब दो चीज रह गई है, क्या क्या रह गई है, एक तो जो है कौन सा रह गया भाई, एक तो मैन रह गया, ठीक है, मैन, एक वैन रह गया, ठीक है। वैन, मैन क्या होता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसको भी एक एक करके देख लेते आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए मैन को देख लेते हैं। मैन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसको सरल भाषा में बताऊं तो यह एक पूरे शहर को कवर करता है, ठीक है। एक पूरा शहर यानी कि अपना जो हिसार शहर है ना, पूरे शहर को कौन कवर करता है, तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन जो है इसको पूरा कवर करता है, ठीक है। यह कई छोटे लैन नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। इसकी रेंज 10 से 50 किलोमीटर होता है, ठीक है। 10 से 50 किलोमीटर इसकी रेंज होती है, ठीक है, 10 से 50 किलोमीटर। एक बार फिर से बता देता हूं, पैन की रेंज कितनी होती है, 10 मीटर। और क्या देखा, लैन देखा, लैन की रेंज कितनी होती है, लैन की 1 से 1 सेकेंड यार, 1 से 10 किलोमीटर होती है ना, 1 से 10 किलोमीटर होती है। और ये क्या था अपना, ये मैन था, ठीक है, ये मैन था। मैन की रेंज कितनी होती है, 10 से 50 किलोमीटर। आगे वैन आएगा, वैन इससे भी बड़ा होएगा, जो महाद्वीपों को जोड़ता है। आई बात समझ में, चलिए देख लेते हैं। मैन 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। यह शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क है। राउटर्स, स्विच और हब्स मिलकर एक मैन का निर्माण करते हैं। यह एक पूरे शहर को कवर करता है। इसकी रेंज 10 से 50 किलोमीटर तक होती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में भी ये होता है। वाइड एरिया नेटवर्क की फुल फॉर्म याद रखना, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और यह देशों और महाद्वीपों को जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है। मैन क्या जोड़ता है, मैन शहरों को जोड़ता है। वैन किसको जोड़ता है, वैन जो है 2 महाद्वीपों को जोड़ता है, या फिर देशों को जोड़ता है, या फिर पूरी दुनिया में जो फैला है वो वाइड एरिया नेटवर्क की फैला है मेरे भाई, ठीक है। लोकल उदाहरण की बात करूं तो इंटरनेट और बैंकों का जो एटीएम है ना सुविधा, ये दोनों वाइड एरिया नेटवर्क के उदाहरण है। यहां पर देखो, व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच्ड सर्किट के द्वारा जुड़े होते रहे। यह नेटवर्क व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, देश महादेश में फैला नेटवर्क का जाल है। इंटरनेट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत में सीएमसी द्वारा विकसित इंडोनेट वैन का उदाहरण है। बैंकों द्वारा प्रदत्त एटीएम, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, कोई बता सकता है मेरे को? फुल फॉर्म ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मेरे भाई, ठीक है। सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, ठीक है। इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, यह देशों और महाद्वीपों में हजारों किलोमीटर तक जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई नेटवर्क के बारे में। अब क्विक रिवीजन एक ले लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसकी क्विक रिवीजन ये है, पैन जो है यह सिर्फ आपके कमरे के लिए है, इसकी रेंज 10 मीटर होती है। लैन क्या होता है, आपकी बिल्डिंग या कैंपस के लिए होता है, इसकी रेंज 1 से 10 किलोमीटर होती है। मैन क्या होता है, मैन आपके पूरे शहर के लिए होता है, इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक होती है। वैन क्या होता है, यह पूरी दुनिया के लिए होता है, इसकी रेंज अनलिमिटेड होती है। आई होप इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। यहां तक आई चीजें बिल्कुल समझ में, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पे भाई नेटवर्क की रेंज और उनकी स्पीड की तुलना टेबल के माध्यम से दे दी है, ये आप देख लेना। बिल्कुल वही सारी चीजें हैं जो ऊपर मैंने आपको बताई है मेरे भाई, इसको पढ़ लेना प्लीज, ठीक है। आगे चलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है, कंप्यूटरों को जो जोड़ने का तरीका होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, उसको नेटवर्क टोपोलॉजी बोला जाता है। यहां पर लिख देता हूं नेटवर्क टोपोलॉजी ऐसे लिखेंगे ना, नेटवर्क टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है, कंप्यूटरों को जोड़ने का तरीका,
कंप्यूटरों जोड़ने का तरीका क्या बोलते हैं इसको? इसको नेटवर्क टोपोलॉजी बोला जाता है। चलिए आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर आपस में किस डिजाइन या किस ढांचे से जुड़े हैं, यानी कि किस डिजाइन या किस ढांचा मतलब किस आर्किटेक्चर से जुड़े हुए हैं। यहां तक सारी चीजें समझ आई। यहां पे देखो, नेटवर्क टोपोलॉजी विभिन्न नोड्स या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका है। यह विभिन्न नोड्स के बीच भौतिक संरचना को दर्शाता है। ऊपर बताया था मैंने नोड्स क्या होता है। नोड्स क्या होता है? रेलवे लाइन होती है ना, रेलवे लाइन के बीच में जो स्टेशन आते हैं, ये क्या आते हैं? ये नोड्स होते हैं। ठीक है ना, समझ गए ना यहाँ तक सारी चीजें? तो भाई जो टोपोलॉजी का मतलब यही होता है, कंप्यूटर आपस में किस डिजाइन या फिर किस आर्किटेक्चर से जुड़े हैं, यही जो है नेटवर्क टोपोलॉजी होते हैं। अब नेटवर्क टोपोलॉजी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। मैश नेटवर्क होता है, ठीक है, बहुत सारे नेटवर्क होते हैं। स्टार नेटवर्क होता है, रिंग नेटवर्क होता है, एक एक करके देख लेते हैं। चलिए आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैश माफ कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है? मैश टोपोलॉजी लिखा गया ना, तो मैश टोपोलॉजी को देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इसमें हर कंप्यूटर दूसरे हर कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें जो हर कंप्यूटर होता है ना, दूसरे हर कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है। यह बहुत सुरक्षित है। जो मैश टोपोलॉजी होती है ना, यह सबसे सुरक्षित होती है, क्योंकि डेटा भेजने के कई रास्ते होते हैं, पर यह बहुत महंगा होता है। ठीक है ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। यह नेटवर्क उच्च ट्रैफिक स्थिति में मार्ग का यानी कि रूट्स का, रास्तों का ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें किसी भी स्रोत यानी कि सोर्स से कई मार्गों से संदेश भेजा जा सकता है। पूर्णतः इंटरकनेक्टेड मैश नेटवर्क खर्चीला है, यानी कि काफी कॉस्टली है, क्योंकि इसमें ज्यादा केबल्स तथा हर मोड में इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। इस नेटवर्क में उच्च सुरक्षा उपयोग में डेटा प्रेषित किया जाता है, यानी कि ये काफी सुरक्षित होता है भाई, इसके माध्यम से डेटा भेजना। किसके माध्यम से? तो ये मैश नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, आगे चलते हैं, स्टार नेटवर्क को देख लेते हैं मेरे भाई। स्टार नेटवर्क को देख लेते हैं। इस नेटवर्क में एक केंद्रीय नोड होता है, ठीक है, सेंट्रल नोड होता है, जो इंटेलिजेंस से युक्त होता है, यानी कि वो इंटेलिजेंस होता है। बाकी नोड इससे जुड़े रहते हैं। इस केंद्रीय नोड को हब कहते हैं, क्योंकि एक केबल में कोई कठिनाई आने पर एक ही नोड विफल होता है, परंतु अगर हब में कोई कठिनाई आती है तो पूरा नेटवर्क जो है ठप पड़ जाता है मेरे भाई। ठीक है, सिंपल भाषा में समझाता हूं। इसमें बीच में एक मुख्य डिवाइस होता है, ठीक है, हब या स्विच होता है। ठीक है, ऊपर बताया था ना, हब जो है बेवकूफ होता है और स्विच जो है इंटेलिजेंट होता है। स्टार टोपोलॉजी के अंदर इसमें बीच में एक मुख्य डिवाइस यानी कि सेंट्रल जो है डिवाइस होता है, और सारे कंप्यूटर जो है उससे तारों की तरह जो है जुड़े होते हैं। अगर बीच वाला हब खराब हो जाए ना, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, ये बीच वाला मेन कंप्यूटर है, इसके साथ तारों से यहाँ कंप्यूटर जुड़ा है, यहाँ पे कंप्यूटर जुड़ा है, यहाँ कंप्यूटर जुड़ा है और यहाँ कंप्यूटर जुड़ा है। अगर ये बीच वाला कंप्यूटर खराब हो गया ना, तो ये सारे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली खराब हो जाएंगे मेरे भाई। ये कहने का ये मतलब है, समझ गए? तो सारे कंप्यूटर उससे तारों की तरह जुड़े होते हैं। अगर बीच वाला हब खराब हुआ तो सब कुछ बंद हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं रिंग नेटवर्क। रिंग नेटवर्क में क्या कह रहा है? तो रिंग नेटवर्क में ये कहना चाह रहा है, इसमें हर कंप्यूटर अपने अगले कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें हर कंप्यूटर मतलब यहां पे कंप्यूटर है, ये आगे वाले कंप्यूटर से जुड़ा है, ये आगे वाले कंप्यूटर से जुड़ा है, ये आगे वाले कंप्यूटर से जुड़ा है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में इसमें हर कंप्यूटर अपने अगले कंप्यूटर से जुड़ा होता है और एक गोला सर्कल बनाता है। इसमें डेटा भेजने के लिए टोकन पासिंग का इस्तेमाल होता है, मतलब ये ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे जुड़ा होता है, रिंग के माध्यम से ये जुड़ा होता है, यही यहां पे लिखा हुआ। इस नेटवर्क में सभी नोड्स में समान रूप से इंटेलिजेंस होता है। डेटा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, परंतु किसी भी एक केबल या नोड में कठिनाई आने पर दूसरे दिशा में संचार संभव है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। नोट में क्या लिखा गया है? नोट में लिखा गया है, इसमें डेटा संचार के लिए टोकन पासिंग विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। ये याद रखना, पूछा जा सकता है। बताइए, रिंग नेटवर्क के अंदर जो है डेटा संचार के लिए जो है किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? तो किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? टोकन पासिंग का जो है इसके अंदर प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब चलते हैं बस नेटवर्क को देख लेते हैं। ठीक है, बस टोपोलॉजी को देख लेते हैं। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है? इसमें एक मुख्य तार से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? बस टोपोलॉजी में क्या होता है? इसमें एक ही मुख्य तार मतलब एक मेन तार होती है, एक मेन तार होती है, एक मेन तार होती है, और इसी से जो है सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्या होता है? इससे सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। अगर मुख्य तार खराब हुई तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर सीधी सड़क जिसके किनारे सारे घर बने हैं, समझ रहे हो? एक सीधी सड़क है जिसके किनारे सारे घर बने हुए हैं, ये इसका
उदाहरण हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल, बस केबल के दोनों सिरों पर टर्मिनेटर लगे होते हैं जो सिग्नल को सोख कर उसे टकराने, कोलिजन से बचाते हैं, में जुड़े रहते हैं। कोई भी नोड किसी दूसरे नोड को डेटा प्रेषित करना चाहता हो तो उसे देखना होता है कि बस में कोई डेटा प्रवाहित तो नहीं हो रहा। बस खाली रहने पर नोड डेटा प्रेषित कर सकता है। प्रेषित यानी कि सेंडर भेज सकता है। डेटा प्राप्त करने के लिए यानी कि रिसीविंग करने के लिए हर नोड के पास इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वह बस से आने अपने पता ज्ञात कर डेटा प्राप्त कर सके। इसमें कम केबल आएगा, यहाँ पे कम केबल की आवश्यकता होती है तथा कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है, परंतु प्रमुख ट्रांसमिशन लाइन में कठिनाई आने पर सारा नेटवर्क जो है विफल हो जाता है। मेरे भाई समझ आई सारी चीजें? बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है? पैन, ये फिर से आ गया क्या? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह सबसे छोटा नेटवर्क है जो लगभग 10 मीटर के दायरे में होता है। उदाहरण ब्लूटूथ, ये देख चुके हैं भाई, ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 1 सेकेंड, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मॉड्यूलेशन लिखा गया है, ठीक है। मॉड्यूलेशन को देख लेते हैं। मॉड्यूलेशन से पहले आपको याद रखना है एक मोडम होता है भाई, ठीक है। मोडम होता है, इसको क्या बोला जाता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर बोला जाता है, याद रखना। यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ठीक है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, ये इसको बोला जाता है। सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि मोडम के बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मोडम के बारे में आप समझो क्या होता है। सरल भाषा में हमारे कंप्यूटर में डेटा डिजिटल होता है। डिजिटल यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में होता है। लेकिन टेलीफोन की तारों में डेटा एनालॉग चलता है। तार जो होती है ना, तार तो आपको पता होगी ना, जो तार होती है, केबल की तार होती है, टेलीफोन की तार होती है, इनमें जो डेटा चलता है वो कैसे चलता है? वो तरंगों के माध्यम से चलता है। किसके माध्यम से चलता है? तरंगों के माध्यम से चलता है। कंप्यूटर में डेटा किस माध्यम से चलता है? डिजिटल माध्यम से चलता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में चलता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। तारों में डेटा एनालॉग लहरों की तरह चलता है। मोडम इन दोनों के बीच में एक अनुवादक ट्रांसलेटर का काम करता है। ये जो मोडम है ना, ये मोडम, ये इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में? तार के माध्यम से और डिजिटल, इन दोनों के बीच में जो है किसका काम करता है? तो इन दोनों के बीच में जो है ट्रांसलेटर का काम करता है, ठीक है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ट्रांसलेटर का काम करता है। यही जो है मोडम होता है मेरे भाई, ठीक है। ये होता है मोडम। अब बात करते हैं मॉड्यूलेशन की। यहां पे दिया गया ना मॉड्यूलेशन, ये रहा, ये मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, ठीक है। मॉड्यूलेशन क्या करता है? मॉड्यूलेशन क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। और डीमॉड्यूलेशन क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल में बदल देता है। रिवर्स है मेरे भाई, ठीक है। आया बात समझ में? मैंने बताया सबसे पहले आपको मोडम पढ़ना होगा। मोडम की डेफिनेशन याद रखनी होगी। मोडम क्या काम करता है? मोडम जो है काम करता है ट्रांसलेटिंग का। ट्रांसलेटिंग किसके बीच में करता है? डिजिटल के बीच में करता है और तरंगों के बीच में करता है, ठीक है। ये हो गया मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब मॉड्यूलेशन के बाद, मोडम के बाद जो है दो चीजें आती है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या काम करता है? मॉड्यूलेशन काम करता है डिजिटल सिग्नल को चेंज करता है एनालॉग में, यानी कि तरंगों में। और डीमॉड्यूलेशन क्या काम करता है? एनालॉग यानी कि तरंगों को चेंज करता है डिजिटल के अंदर। आई बात समझ में? यही चीज यहां पर लिखी गई है। ये देखो, मॉड्यूलेशन में क्या है? यह किसी जानकारी को लंबी दूरी तक सिग्नल के रूप में भेजने के लिए उपयोग होता है। मॉड्यूलेशन, ये लिखा है ना, मॉड्यूलेशन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग रूप में बदलने की प्रक्रिया है। यह मोडम का मतलब क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के द्वारा संभव होता है। मोडम एक विद्युत यंत्र है। मोडम एक विद्युत यंत्र है, अभी बताया ना, ट्रांसलेटर है, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलकर भेजता है तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलकर भेजता है। एक ही इतनी सी डेफिनेशन में बताओ सारी चीजें इसने मिक्स कर दी है, लूसेंट वाली बुक ने। यहां पे इसने क्या क्या मिक्स किया है? मोडम को भी मिक्स कर दिया है, मॉड्यूलेशन को भी मिक्स कर दिया है, डीमॉड्यूलेशन को भी मिक्स कर दिया है, एग्जाम्पल भी मिक्स कर दिए हैं। अब बताओ इस चीज को अगर मैं एक एक करके, पहले मैं आपको मोडम ना बताता, उसके बाद मैं आपको मॉड्यूलेशन ना बताता, उसके बाद मैं आपको डीमॉड्यूलेशन ना बताता, कैसे ये चीजें क्लियर होती मेरे भाई? होती क्या? एक एक चीज मैंने आपको बताई है। इस पैराग्राफ से पहले मैंने आपको क्या बताया? मोडम बताया। चलिए एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको मोडम देखना है। मोडम क्या है? ये एक ट्रांसलेटर है, ठीक है। ये एक ट्रांसलेटर है। ये ट्रांसलेटर किसके बीच में काम करता है? ये ट्रांसलेटर काम करता है तरंगों के बीच में, तरंगों के बीच में। और किसके बीच में काम करता है? दूसरा क्या था भाई? दूसरा तरंगों के बीच में था और डिजिटल था, ठीक है, डिजिटल था।
अब डिजिटल ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अब भाई आपका जो डाटा चल रहा है वो किसी ना किसी फॉर्म में तो चलेगा ना, किसी ना किसी के तो माध्यम में चलेगा। अब कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर डिजिटल लैंग्वेज समझता है, डिजिटल यानी कि 0 और 1 की फॉर्म समझता है। तरंगे किस माध्यम से चलती है, जो तारों के अंदर डेटा चलता है वो तरंगों के माध्यम से चलती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के जो डेटा है उसको ट्रांसलेटिंग का काम कौन करता है, ये मॉडेम करता है, ठीक है, ये मॉडेम करता है। अब वही काम जो आगे डीमोड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन वाला है, मॉड्यूलेशन क्या करता है, मॉड्यूलेशन यहां पे लिखा है ना, ये रहा काम क्या, ये रहा। मोडम एक विद्युत तंत्र है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और सिग्नल में बदलकर भेजता है, और एनालॉग सिग्नल को, वही बात है, मॉड्यूलेशन डिजिटल को एनालॉग में बदलेगा और डीमॉड्यूलेशन एनालॉग को वापस डिजिटल में बदल देगा मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, ऐसे समझाना पड़ता है भाई, ठीक है। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। आयाम मॉड्यूलेशन यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल का आयाम सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। आवर्ती मॉड्यूलेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल की आवृत्ति को सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। चरण मॉड्यूलेशन यानी कि फेस मॉड्यूलेशन, इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल के फेस डिजिटल सिग्नल के रूप में जो है बदल दिया जाता है। सारी चीजें मैं ऊपर आपको बता के आया हूं मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं डेटा ट्रांसमिशन सेवा के ऊपर। तो डेटा ट्रांसमिशन सेवा में क्या लिखा गया है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जिस सेवा का उपयोग होता है उसे डेटा ट्रांसमिशन सेवा जो है कहते हैं। इस सेवा को देने वालों को डेटा ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता यानी कि डेटा ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर जो है कहते हैं, ठीक है। अब डेटा हमें कौन देता है, हमें डेटा अलग अलग कंपनी देती है ना, जैसे कि बीएसएनएल कंपनी देती है, बीएसएनएल हमें डेटा देती है, एमटीएनएल हमें देती है। इनकी फुल फॉर्म याद रखना, विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। अभी तो बहुत सारी कंपनी आ गई है, जियो आ गई है, जियो फाइबर आ गई है, एयरटेल आ गई है, पता नहीं दुनिया जान की आ गई है, ठीक है। उनको डेटा प्रोवाइडर बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक समझ आया सारा, या दोबारा से बताऊं, चलिए दोबारा बता देता हूं। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जिन रास्तों या सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता है ना, सेवा यानी कि हम किसी की तो सेवा ले रहे हैं ना, जैसे मेरे घर में किसका लग रहा है, मेरे घर में जो है जियो का जो है नेट लग रहा है, तो मैं जियो की सेवा ले रहा हूं। आपके घर में कोई और लग रहा होगा, आप मैं सॉरी हाँ चलिए कोई बात नहीं, आपके घर में एयरटेल का नेट लगा होगा तो आप एयरटेल की सेवा लग रहे हैं, ठीक है। तो बस यही मतलब है, सेवा लेने का मतलब यही है, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है, जिन रास्तों या सेवाओं का इस्तेमाल होता है उन्हें डेटा ट्रांसमिशन सेवा कहते हैं। इसके मुख्य प्रकार होते हैं, ठीक है। डायल अप लाइन होगी, लीज्ड लाइन होगी, यहां पे देखो डायल अप लाइन, इसके मुख्य प्रकार होते हैं। डेटा ट्रांसमिशन जो है बहुत प्रकार का होता है, डायल अप लाइन हो गया, लीज्ड लाइन हो गया, ठीक है। और भी होता है आईएसडीएन भी मिलेगा आपको, ये रहा आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल हो गया, बहुत सारे हैं। चलिए एक एक करके इनको भी देख लेते हैं फटाफट से। 1 घंटे की होने वाली है वीडियो यार, पता ही नहीं चला, देखो चलिए जल्दी चलिए भाई दोबारा से एक बार शुरू कर लेते हैं। मॉड्यूलेशन के 3 प्रकार होते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी किसी तरीके से और मैं सब कुछ बता गया हूँ। चलिए कोई नहीं, अब दोबारा बता देता हूँ एक एक करके, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के होते हैं, ये हम देख चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन के बारे में हम बात कर रहे थे, डेटा ट्रांसमिशन के बारे में, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जिन रास्तों या सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता है ना, उन्हें डेटा ट्रांसमिशन सेवा कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि सेवा प्रोवाइडर जिससे हम डेटा इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया मेरे भाई, ठीक है। जल्दी जल्दी चलते हैं।
डेटा ट्रांसमिशन सेवा निम्नलिखित है, ठीक है। डायल अप लाइन होगी। अब डायल अप लाइन क्या होता है, सरल भाषा में समझो, यह पुरानी तकनीक है जो घर के टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल इंटरनेट चलाने के लिए करती है। इसमें इंटरनेट चलाने के लिए एक नंबर डायल करना पड़ता है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, इसको पढ़ लेना मेरे भाई आराम से बैठ के, ठीक है। लीज्ड लाइन क्या होती है, लीज्ड लाइन आपको बता देता हूँ। लीज लाइन क्या होती है, सरल भाषा में समझो, दो जगह के बीच में एक पक्की और प्राइवेट लाइन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके और मेरे घर के बीच में जो है एक प्राइवेट जो है हमने सड़क बना रखी है, जिसका यूज सिर्फ हम दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। इसको प्राइवेट लाइन बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब रोड पर चलता है कोई सीएम चलता है, ठीक है, तो ये जो ट्रैफिक होती है इसको एक साइड कर दिया जाता है, पूरी रोड जो है खाली होती है और सीएम सिर्फ चलता है, इसको जो है वीवीआईपी बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो यही होता है लीज्ड का मतलब, ठीक है। आगे चलते हैं। ISDN ये जो है इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है मेरे भाई, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो इसका आवाज़ जो है वॉइस और डेटा दोनों को डिजिटल रूप में भेजना होता है। इसमें मोडम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि डेटा जो है पहले से ही डिजिटल फॉर्म में होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम ऊपर देख चुके हैं। वायरलेस तकनीक की बात करूँ तो वायरलेस तकनीक जैसा कि नाम से ज्ञात होता है वायर की तकनीक है, ठीक है, बिना तारों की तकनीक है। वायरलेस आप सभी जानते हैं जहाँ पर तार का यूज नहीं होता। वायरलेस आप देखते हैं ना, वाईफाई इंटरनेट होता है, बिना तारों के आपका जो है इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, वाईमैक्स। वाईमैक्स क्या होता है, वाईमैक्स जो है वाईफाई का बड़ा भाई होता है, ठीक है। वाईमैक्स क्या होता है, वाईफाई का बड़ा भाई होता है। जैसे वाईफाई का तो आपको पता है, वाईफाई का तो आपको पता है भाई, कुछ दूरी पर जो है ये कनेक्ट होता है, अगर आप उसकी रेंज से बाहर निकल जाते हैं तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन वाई मैक्स के ऊपर ऐसा नहीं होता। वाई मैक्स की रेंज कितनी होती है, 50 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज होती है वाई मैक्स की मेरे भाई, ठीक है। वायरलेस लोकल लूप की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, जहाँ तार बिछाना मुश्किल होता है ना, वहाँ पर जो है रेडियो तरंगों से फ़ोन और इंटरनेट सेवा दी जाती है। वायरलेस लोकल लूप वहाँ पर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहाड़ों पर और गाँव में जहाँ जहाँ पर तारें नहीं बिछाई जा सकती ना, वहाँ पर जो है तरंगों का उपयोग कर जो है वायर लूप लोकल माध्यम से जो है ये इंटरनेट दिया जाता है। अब लास्ट पॉइंट है OSI मॉडल, ठीक है, अभी तो चल रहा है ना, चल रहा है OSI मॉडल। OSI मॉडल की बात करूँ तो भाई इसकी परिभाषा सबसे पहले देखो, OSI मॉडल एक सैद्धांतिक ढांचा फ्रेमवर्क है जो समझाता है कि एक नेटवर्क डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचाता है। इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1984 में जो है विकसित किया था। इसमें 7 लेयर होती है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लेयर देख लेना, नीचे से ऊपर चलती है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर चलती है, तीर का निशान है ना, पहले नीचे से चलती है और फिर ऊपर तक चलती है। ये सारी लेयर का अच्छे से यहाँ पे देख लेना, टेबल में मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है मेरे भाई। बाकी डिटेल से यहाँ पे मैंने इसकी एक एक डेफिनेशन भी लिख दी है। ये देखो फिजिकल लेयर क्या काम करती है, सबसे निचली लेयर होती है, इसका काम डेटा को इलेक्ट्रॉनिक पल्स या बिट्स के रूप में केबल या वायरलेस के माध्यम से भेजना है। डेटा लिंक लेयर क्या काम करती है, डेटा फ्रेम्स को यह डेटा को फ्रेम्स में बांटती है और सुनिश्चित करती है कि फिजिकल एड्रेस सही है, ठीक है। नेटवर्क लेयर की बात करूँ तो इसका मुख्य काम राउटिंग है, यह डेटा को पैकेट्स के रूप में भेजती है और सबसे छोटा रास्ता चुनती है। ट्रांसपोर्ट लेयर यह OSI मॉडल का हृदय कहा जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए OSI मॉडल की किस लेयर को जो है उसका हर्ट बोला जाता है, तो लेयर नंबर 4 को बोला जाता है, ठीक है। लेयर नंबर 4 को बोला जाता है। कौन सी लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर है मेरे भाई, ठीक है। सेशन लेयर क्या है, तो यह कंप्यूटरों के बीच बातचीत को शुरू, नियंत्रित और समाप्त करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रेजेंटेशन के बारे में यहाँ से देख लेना और एप्लीकेशन लेयर के बारे में देख लेना। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से मैंने करवा दिया है यहाँ पे, ठीक है। बस ये थोड़ा सा बीच में जो पजल वाली चीज़ आई थी भाई, वहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग रुक गई थी, ठीक है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बताते बताते यार मैं खुद ही खो गया आपके साथ, मुझे ही नहीं पता चला कि मैंने यहाँ पे देखो ऐसे रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी और फिर चालू करना भूल गया, ठीक है। बाकी मैंने डिटेल से इसके अंदर लिख दी है सारी चीज़ें, इनको भी पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो अपना फीडबैक जरूर देना भाई कमेंट सेक्शन में। वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है, वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं और अच्छी लग रहे हैं तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों के साथ मेरे भाई, ठीक है। इतना काम आप मेरे लिए जरूर कर देना। यूट्यूब तो प्रमोट करता नहीं है, बस आप ही को जो है जो करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। और बताना मेरा ये जो तरीका है ये सही है या फिर ऊपर ऊपर से बता के निकल जाऊँ भाई औरों की तरह, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंडिया जीके वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।